25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिपोर्ट कि कैसे लश्कर कमांडर अबू मूसा कश्मीर की आजादी के लिए हिंदुओं का गर्दन काटने की धमकी दे रहा है। यह वही अबू मूसा है जिसने पहलगाम हमले के 4-5 दिन पहले गर्दन काटने, गोलियों का बौछार करने की धमकी दी थी। दूसरी ओर कश्मीर की पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तुष्टीकरण की सियासत कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक उमर और शर्जील में उनको नेता दिखाई दे रहा है। कौमी बात हो रही है तो वहीं महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पाकिस्तान का पानी रोकना ठीक नहीं है, यह तो इंसानियत के खिलाफ है। सवाल कि जो आतंकी भेजे, गोलियां चलवाए और हमारे लोगों को मारे, उसके लिए इंसानियत का पाठ महबूबा क्यों पढ़ा रही हैं? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। मैं कहूँगा कि अगर उमर खालिद या शर्जील इमाम या ऐसे कोई भी, लेकिन एटलीस्ट किसी की आवाज़ तो है, एक मुस्लिम लीडर्स तो हैं। अपराध में भी आपने धर्म और जाति ढूंढ ली। देश में तुष्टीकरण क्या इतनी बड़ी मजबूरी कि देश के दुश्मनों को कवर फायर देना पड़े? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज एक तरफ लश्कर का दहशतगर्द कश्मीर की आजादी के लिए हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा, तो दूसरी ओर देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले उमर और शर्जील को मुस्लिम लीडर बताया जा रहा। वहीं पाकिस्तान का पानी बंद करने से महबूबा मुफ्ती इतनी परेशान है कि उन्हें पानी को हथियार बनाने से दिक्कत है और मानवता की दुहाई दे रही। सबसे पहले बात लश्कर कमांडर मूसा के हिंदुओं के गर्दन काटने वाली धमकी की। लश्कर कमांडर अबू मूसा ने एलओसी के पास टाटी नोट में जिहादियों के बीच खुलेआम हिंदुओं की गर्दन काटने की गीदड़ भभकी दी। इतना ही नहीं, मुल्ला मुनीर के सपोले ने यहां तक दावा कर दिया कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने भी हिंदुओं के कत्लेआम की बात करता है। ये वही मूसा है जिसने पहलगाम हमले से सिर्फ 4-5 दिन पहले गोलियों की बौछार और गर्दन काटने वाली धमकी दी थी। तो सवाल तो है कि देश के वो नेता कहां गए जो कह रहे थे कि पहलगाम में धर्म देखकर नहीं मारा गया? शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत अब क्यों नहीं बोल रहे, जिन्होंने कहा था पहलगाम में आतंकियों ने लोगों को धर्म पूछकर नहीं मारा? लश्कर आतंकी की इस धमकी पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या बोलेंगी, जिन्होंने बार बार टोके जाने पर भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं किया? कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार क्यों खामोश हैं, जिन्होंने कहा था आतंकियों के पास इतना समय नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारे? इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि वोट बैंक के लिए क्या टुकड़े टुकड़े गैंग से हमदर्दी और धर्म देखकर मारने वालों पर चुप्पी? विपक्ष पर टुकड़े टुकड़े गैंग से हमदर्दी का आरोप इसलिए भी लग रहा क्योंकि अब देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम की पैरवी करने वाले नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नाम जुड़ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर को उमर खालिद और शर्जील इमाम में मुस्लिम लीडर नजर आता है, मुसलमानों की आवाज दिखती है। पलटवार में बीजेपी सवाल पूछ रही कि भारत माता को खंडित करने का नापाक मंसूबा रखने वालों से हमदर्दी वाली सियासत क्यों? अगर उमर खालिद स्कॉलर, मुझे नहीं पता वो कितने हैं कितने नहीं है, या शर्जील इमाम या ऐसे कोई भी, लेकिन एटलीस्ट किसी की आवाज़ तो है, एक मुस्लिम लीडर्स तो हैं मुल्क में, जहां जब तक कि उन पे कोई ऐसी कोई बात वाजिया ना हो कि उन्होंने मुल्क के खिलाफ काम किया, उनको जेल में रखिए। लेकिन विदाउट ट्रायल आप लोगों को जेल में 5-5, 6-6 साल रख रहे हैं। भारत माँ जैसी भूमि को कोई खंडित करने की बात करेगा, अब जिसका नाम ले रहे हैं उसका सार्वजनिक वीडियो है, उस वीडियो को लेकर कोई फोरेंसिक जांच हुई है क्या? उसी व्यक्ति ने उस माता को खंडित करने की बात की है, कहा कि चिकन नेक काट देंगे और यहाँ कब्जा कर लेंगे। ये मूवमेंट होता है क्या? ये आंदोलन होता है क्या? ये एनार्की है? ये लोग एनार्किस्ट हैं। मानव अधिकार के नाम पे एनार्की, लॉलेसनेस, ये नहीं चलेगा। और आप कहते हैं कि भाई दूसरे धर्म का होता, अपराध में भी आपने धर्म और जाति ढूंढ ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस को देश के टुकड़े करने की सोच रखने वाला मुस्लिम लीडर दिख रहा तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम छलक रहा। पाकिस्तान का पानी रोका जाना उन्हें इंसानियत के खिलाफ लग रहा, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से हिंदुओं के गर्दन काटने की मिल रही धमकियों पर उनकी जुबान नहीं खुल रही। पानी को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ है। ये पाकिस्तान या किसी और मुल्क की, अगर किसी मुल्क के साथ भी हमारा पानी चला जाता, उसको बंद किया जाएगा, मैं समझती हूँ इंसानियत के खिलाफ है। अब सवाल है कि लश्कर का आतंकी खुलेआम हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी दे रहा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकी पाकिस्तान में बैठकर जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। क्या वोट बैंक की सियासत इतनी बड़ी हो गई है कि आतंक पर भी साफ शब्दों में बोलना मुश्किल है? बड़ा सवाल ये भी कि क्या टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वालों को आवाज और मुस्लिम लीडर बताना देश की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आतंक के खिलाफ लड़ाई में देश एक सुर में बोलेगा या फिर राजनीति की दीवारें आतंक से भी ऊंची बनी रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए अब ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ राजीव जेटली, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अमित रैना, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं,
अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तौसीफ शाह पीडीपी के नेता, नासिर लोन जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी मिश्रा आपसे ही कर लेता हूं और पहला सवाल बहुत सीधा सा सवाल, एक बार फिर से धमकी आई है उसी मूसा की। सर मुस्कुराइए नहीं, बड़ी गंभीर बात है, यह हर बात पर मुस्कुरा देना नहीं अच्छा लगता है। कोई गर्दन काटने की धमकी दे दे, रिपोर्ट हमने दिखाई, सवाल पूछ रहा हूं, आप पहली बात में मुस्कुरा दें। मैं जवाब दूं सर? नहीं सर, सवाल सुन लीजिए, या तो सवाल आपने पहले से सोच लिया था, सवाल सुना नहीं है और आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया, तो दिक्कत होती है। क्या पूछेंगे सर? आप इस डिबेट को कहां लेके जाएंगे पांडे जी? हमें पूरा, मैं कहां डिबेट लेकर जाना चाहता हूं? एक रिपोर्ट दिखाई, सवाल आपसे पूछा नहीं, आपने पहले से मुस्कुराना शुरू कर दिया, नहीं अच्छा लगता है। धर्म आधारित हमले की एक बार फिर से धमकी आई है। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कोई धर्म आधारित हमला नहीं हुआ पहलगाम में। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, मुस्कुरा कर ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। पहलगाम में हमला हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार पे थी। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और बाद में ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुए और सरकार ने क्या उसको एक्ट ऑफ वॉर माना या नहीं माना? गंभीर सवाल ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये बयानों से देश के लोगों की जान न जाएगी ना जान बचेगी। जान बचेगी सरकार के एक्शन से, जान बचेगी सरकार के अकाउंटेबिलिटी से। तो सवाल तो ये होना चाहिए ना कि आप सरकार से पूछें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपने जो बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, उसका क्या हुआ? दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्ट ऑफ वॉर इसको माना नहीं माना? पाकिस्तान पे क्या एक्शन लिया आपने? पाकिस्तान को जो चाइना सप्लाई कर रहा था इक्विपमेंट्स, जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता था, उसके लिए आप कल बैठ के गलबगियां कर रहे थे। तो सवाल, सही सवाल पूछिए पांडे जी। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं कि उसने ये बयान दे दिया, उसने ये बयान दे दिया? अब सवाल पूछना आप सिखाएंगे। क्या महत्व है? महत्व सिर्फ इस चीज का है कि सरकार। अश्विनी भाई सुनिए ना, मैं नहीं चाहता हूं किसी के शुरुआती जवाब में बोलूं, तो प्लीज सवाल पूछना मत सिखाइए। सवाल पूछा, जो भी आपको अपने विवेक के अनुसार जो जवाब समझ में आ रहा है वो आप जवाब दीजिए, तो सवाल पूछना मत सिखाइए। मैं बार बार कहता हूं, मैं यहां पर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उसका काम नहीं सिखाता हूं और कोई मुझे मेरा काम ना सिखाए। मैं आपको और कम से कम जो नेता है, जो पत्रकार नहीं है, वो तो बिल्कुल भी ना सिखा रहा हूं आपको। मैं आयना दिखा रहा हूं। नहीं सर, आईना मत दिखाइए, आईना मत दिखाइए, सही सवाल पूछने, आईना मत दिखाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बीजेपी के हिस्से का सवाल है वो बीजेपी जवाब देगी, वो बीजेपी जवाब देगी कि एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे थे, क्या हुआ भाई? खैर उसमें भी एक फैक्ट है कि उमर तो यहीं का था, छोड़ दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि धर्म आधारित हमले की धमकी आई है, मूसा ये कह रहा है कि हिंदुओं का गर्दन काटो तब आजादी मिलेगी। ये अबू मूसा लश्कर का कमांडर है और पहलगाम हमले से 4-5 दिन पहले भी इसने इसी तरीके की धमकी दी थी, सिर्फ 4-5 दिन पहले, यह भी नोट करिए। 19 तारीख के आसपास इसने धमकी दी थी, 19 अप्रैल को। तो मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कोई धर्म आधारित हमला नहीं हुआ, आतंकियों के पास इतना समय नहीं है कि धर्म पुष्कर गोली मारे, अब क्या कहेंगे? पार्टी के कुछ नेताओं ने उस समय कहा था, उस पर बहुत बार बहस हो चुकी है। इनकी पार्टी के नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या बोला, ये सब बयानों पे हम कितनी बार बहस कर चुके हैं। आप सरकार की अकाउंटेबिलिटी पे बात क्यों नहीं करते? अगर कोई धमकी दे रहा है वहां बैठा हुआ कोई आतंकवादी, तो ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी नहीं, ये सवाल नहीं, धमकी कोई दे दिया, ये सवाल तो मैं आपसे थोड़ा नहीं पूछ रहा हूं कि उसने धमकी क्यों दे दिया। अश्विनी भाई, मैं उसने मूसा ने धमकी दे दी, इसमें मैं आपसे थोड़ी नहीं पूछ रहा हूं कि उसने धमकी क्यों दे दी। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि धर्म आधारित हमले की धमकी आप लोग इनकार करते रहे, एक बार देखिए फिर वही पैटर्न है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, तो आप मानिए कि यह गलती थी, ये कहना कि धर्म आधारित हमला नहीं हुआ या धर्म आधारित हमले की बात से इनकार करना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं आपका बात का ऑब्जेक्टिवली जवाब देता हूं। आतंकवादी जानते हैं कि हिंदुस्तान किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड है 2014 के बाद, इसलिए वो हिंदुस्तान की वो दुखती रख जिस पे वो डिवाइड कर सकते हैं उस हिसाब से वक्तव्य देते हैं। और कहीं ना कहीं इस देश की जो इकोसिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ, हमने देखा है कि वो उसको सपोर्ट करता है, डिवाइड करने को पसंद करता है। यही कारण था कि एक बहन का पति वहां पर पहलगाम हमले में शहीद हो गया था या मृत्यु हो गई थी, और उस पर कैसे वॉल्चर जैसे, गिद्धों जैसे इन्होंने कमेंट कर दिया, क्योंकि उसने बोला था कि धर्म के आधार पर इसको ना देखा जाए, इसको आतंकी हमला देखा जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नहीं अश्विनी भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमारे कैमरे पर भी ये कहा था, हमारी आईडी पर भी कहा था कि धर्म पूछकर मारा, पूछा कि हिंदू हो इसलिए मार दिया। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा, आपने सहूलियत से एक बयान उठा लिया। खैर राजीव जेटली रिप्लाई करिए।
नहीं नहीं, मैं तो विशाल भाई एक बात पूछना चाहता हूं इनसे। इनके मुंह से एक शब्द निकला, डिवाइड। हमने तो डिवीजन देखा है ना। डिवीजन किस आधार पे वह बताइए? सत्ता किसके पास थी आपके पास? प्रधानमंत्री कौन थे आप? सारे मंत्री देश में किसके थे आपके? डिवाइड किसने करवाया? आपने। सिग्नेचर किसके थे आपके? इस देश के 2 टुकड़े आपने करवाए, किस आधार पर करवाए बताइए? जातीय आधार पर करवाए क्या, या विचारों के आधार पर करवाए? केवल एक ही आधार था, और वह आधार था धर्म। धर्म के आधार पर आपने इस देश के टुकड़े करवाए। कम से कम डिवाइड शब्द बोलते हुए या बोलने से पहले 1000 बार सोचिए कहीं हमारे पर वापस ना आ जाए। आज ये जो बात आ रही है कि आतंकवादी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा पहले से बोलते हुए आ रहे थे। जिन आतंकवादियों का साथ आपने दिया, जिनके मारे जाने पे आपने आंसू बहाए, जिनको जेल में डालने पर आपने सड़कों पर खड़े होकर के नारे लगाए, यही लोग थे ना टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। राहुल गांधी गए थे ना क्या जेएनयू के अंदर? नहीं गए थे। यही लोग थे, यही विचार थे, जिसको पोषण देने का काम आप लोग कर रहे थे, जिसमें खाद डालने का काम आप लोग कर रहे थे। तो आप बताइए डिवीजन कौन करवा रहा है? डिवीजन तो आप करवा रहे हैं। अरे अब हमारे टुकड़े नहीं कर रहे हैं, आप देश के टुकड़े कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और देश के टुकड़े करने वालों के पीछे अगर कहीं धर्म आड़े आ रहा है तो उसको भी सपोर्ट करने का काम आप लोग कर रहे हैं। लेकिन राजीव भाई एक सवाल है कि हम तो राजीव जेटली जी, एक सवाल है आपसे भी, और सवाल सर ये है, मैंने पहले कहा कि ये वही मूसा है जिसने पहलगाम हमले से पहले भी धमकी दी थी। 4-5 दिन के अंतराल पर पहलगाम अटैक हो गया और फिर उसने धमकी दी है। तो आगे के लिए सचेत रहने की बात है और फिर कोई वैसा हमला ना हो जाए। बताइए ऑपरेशन सिंदूर ऑन है कि नहीं है? टेररिस्ट अटैक एक्ट ऑफ वॉर है सचेत कि नहीं, है? सचेत नहीं, सचेत नहीं, केवल सचेत नहीं। हाँ मैं बता रहा हूं मिश्रा जी बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात कि हाँ सुन लिया आप बहुत देर तक आपने अपना भाषण दिया और मैंने सुना। आपने बताया कैसे आप लोगों ने इस देश के डिवीजन करवाए, टुकड़े करवाए, लेकिन मैं कह रहा हूं सचेत नहीं। हम तो माथे पे गोली मारने वाले लोग हैं, हम तो घर में घुस करके मारने वाले लोग हैं, हम तो बॉर्डर क्रॉस करके उनके आतंकवादियों को ठिकाने उड़ाने वाले लोग हैं। अब ये बताइए ना, कभी कल्पना भी करी थी आप लोगों ने कि हम बॉर्डर पार करके जाएंगे, आतंकवादियों को वहां मार करके आएंगे? कल्पना करी थी? अरे आपने तो अपनी पॉलिसी ऐसी बनाई हमेशा जिसमें इस देश के हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ा। इस देश के हिंदुओं को तो आपने ऐसे ठिकाने लगा रखा था कि उनके सारे अधिकार छीन लिए थे, डर की जिंदगी जी रहे थे कि सरकार भी उनके साथ। एक तो आतंकवादी मारे, ऊपर से सरकार का डंडा। बातें क्या करूं आपको? नहीं, एक तो सरकार, एक तो आतंकवादी मारे और ऊपर से सरकार का डंडा। बताइए हमारी पुलिस घबराती थी, किसी आतंकवादी को मारा तो हमें उठा कर जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी आर्मी कहती हुई आ रही है इस बात को कि हमें केवल एक ही हिदायत, सफेद झंडे दिखाइए अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आती है तो। ये हिदायत थी कि नहीं थी बताइए? ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक, ये तो मैं जरा आगे बढ़ता हूं, आऊंगा अश्विनी जी आपके पास। चूंकि धर्म आधारित हमले की धमकी है, धर्म आधारित अटैक की धमकी है, तो मैं एक अमित रैना का भी ले लूं, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। अमित रैना, अबू मूसा नाम से आप वाकिफ होंगे। फिर एक बार धमकी पहलगाम हमले से पहले भी, और फिर यह बातचीत होगी कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, फिर इस पर पॉलिटिक्स होगी। नहीं देखिए, हमें बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और फिर उन आतंकवादियों के समर्थन में इस देश के कई नेता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इनको इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर धर्म से आते हैं। तो यही अपने आप में ही आइडेंटिफाई करा देते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। और जो मूसा के बयान आ रहे हैं और जिस हिसाब से वो काफिरों का नाम लिए जा रहा है, हिंदुओं का नाम लिए जा रहा है, जिहाद की बात करता है, उसके बाद भी अगर कोई कहे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है या आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तो वो या तो अपने आप को मूर्ख समझता है या पूरे विश्व को मूर्ख समझता है। ये सच है कि आतंकवाद का धर्म होता है और एक आतंकवादी का धर्म होता है, और ये मैंने देखा है, इसी देश में देखा है, जब लाखों की तादाद में एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, उसके धर्म के नाम पर, उसके जनाजे में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, वो आतंकवादी होता है। फिर भी कश्मीर में जब बुरहान वानी की जनाजा निकलता है तो उसके नमाज जनाजा पढ़ा जाता है, लाखों की संख्या में पढ़ा जाता है। तो एक इशू है और आतंकवादी का धर्म है। दूसरा बयान में अभी कहीं सुन रहा था, मुझे नहीं था बाइट था कि किसका था, आगा रहुल्ला का शायद बाइट था, वो कहते हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद हमारे नेता हैं।
कर्नल कुरैशी उनके नेता नहीं है, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम उनके नेता नहीं है, ब्रिगेडियर उस्मान उनके नेता नहीं है। उनके नेता वो लोग हैं जो आतंकवादी हैं। तो ये अगर आप मुसलमानों को खुद ही कैटेगराइज करने में लगे हुए हैं कि उनका आतंकवाद से लेना है, उनका टेररिज्म से लेना है, तो चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि मुस्लिम मैं नासिर लोन को ला ही देता हूं डिबेट में, पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। नासिर लोन को ला ही देता हूं मैं डिबेट में। नासिर लोन, नेता अगर चाहिए या कौमी नेता अगर चाहिए तो उमर खालिद में दिख जाता है, शर्जील इमाम में नेता दिख जाता है। लेकिन जो बात अमित रैना कह रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी में नेता नहीं दिखेगा, डॉक्टर कलाम में नेता नहीं दिखेगा, अशफाक उल्लाह खां को सिर माथे पर नहीं बिठाएंगे, लेकिन आवाज कौन दिखता है? उमर खालिद शर्जील इमाम। नहीं, ये आपसे किसने कहा कि सोफिया कुरैशी को नहीं मानते हैं नेता, या जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको नहीं मानते हैं? जब आप बात करते हैं उमर खालिद की या शर्जील इमाम की, आप देखिए पिछले 5 साल से आपने 2 लोगों को जेल में बंद रखा है। आप जो है कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं, उनका जो केस है वो सुन नहीं रहे हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उन पे कोई इल्जामात लगे हुए हैं वो उन्हें मौका दिया जाए कि वो प्रूव करने के लिए कि वो सही थे या गलत थे। कोर्ट ने बेल डिनाई करी, आप कौन होता है? आप कहीं और देश से आए हैं क्या जी? आप क्या होता है? आप सुप्रीम मतलब कोर्ट जो ने भी बेल डिनाई करी है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई करी है ना। आपने बंद कर रखा है कि आतंकवाद के चार्ज में बंद है। आपका दिमाग ठीक है, आतंकवाद के चार्ज में बंद है, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का चालान नहीं है उन पे। तो कम्युनल राइट्स का है, अनार्की का, सेडिशन के केसेस है, देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं और आप उनको इनोसेंट करार दिए जा रहे हैं। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि कम्युनल राइट्स उन्होंने ही कराए थे। अच्छा, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो आप मंत्री बना देते हैं? जो कम्युनल राइट्स कराते हैं इस मुल्क में उन्हें आप मंत्री बना देते हैं, उन्हें आप वरमालाएं पहनाते हैं, उन्हें आप हीरो बना देते हैं। अरे आप वही है ना, आप जो यासीन मलिक को करने, वो आप उसी पार्टी के ना जो यासीन मलिक को ये कहता है कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। आप ये वही है ना जो कन्विक्टेड अफजल गुरु को की हत्या को गलत मानते हैं। आतंकवादी अफजल गुरु की हत्या को जो गलत मानते हैं, आप वो लोग हैं ना। आपकी तो सोच पता है हमको। उन्हें एक साल में आप चाहिए क्या? एक साल में आप 4 महीने बाहर। अच्छा, एक मिनट अमित भाई, 1 मिनट। नासिर लोन सुनिए, थोड़ी सी आप तैयारी किए होते, नासिर लोन सुनिए, थोड़ी सी आप तैयारी किए होते, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अगर पढ़कर आए होते या सुनकर आए होते, जब उन्होंने, सुनिए सर, सुन लीजिए, मैं आपको बोलने दूंगा, सुन लीजिए नासिर लोन, उन्होंने कहा यह था कि कम से कम 7 बार उमर खालिद शर्जील इमाम के केस को डिले करने की कोशिश हुई है और खुद उसके वकीलों के द्वारा डिले करने की कोशिश हुई है कि साहब अभी रहने दीजिए, अभी वापस ले लेते हैं। कम से कम 7 बार। पहली बात तो जिनसे आपको इतनी मोहब्बत है, जाकर सुझाव दे दीजिए अफ्रीका की अच्छे वकील चुन ले जो केस को डिले करने के लिए ना लड़े, केस को फाइनल करने के लिए लड़े। अब सुनिए सवाल नासिर लोन, आपको कर्नल सोफिया कुरैशी से क्लैरिटी है कि कोई डेलिबरेटली जो है उन्हें अंदर रखना चाह रहा है या उनका केस जो है कमजोर करना चाह रहा है, तो क्या उन्हें वो कोर्ट में नहीं बोलना चाहिए था? क्या उन्हें तब नहीं बोलना चाहिए था जब वो, अरे तब जस्टिस के तौर पर तो वकीलें जैसी दलीलें रखेंगे, दलीलों के आधार पर केस की सुनवाई होती है। नासिर लोन, अगर इतना ज्ञान आपके पास नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सवाल सुनिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस देश के लिए आदर्श कौन हो सकता है? नासिर लोन, इस देश के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी, डॉक्टर कलाम, अशफाक उल्लाह खान आदर्श हो सकते हैं या फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग आदर्श हो सकते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप नेता मानना होगा तो किसको मानेंगे? मैं इनको सबको मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा? जो जिन लोगों के खिलाफ आप साजिश करके उन्हें जो है मौका नहीं दे रहे हैं अपनी बेगुनाही। अच्छा, साजिश हो गई है? बिल्कुल साजिश है। और क्या है? क्या साजिश? राम रहीम जो कन्विक्ट हो जाता है मर्डर में, जो रेप में कन्विक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसे आप पैरोल पे पैरोल दे रहे हैं। उसे आपने पिछले 1 साल में 4 महीने बाहर जो है छोड़ा हुआ है। और ये लोग जो है ये गलत है। जहां तक देखिए, जब तक आप लोग फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, अगर मुझ पे कोई इल्जाम लगता है कल पे, मुझे जो है मेरे संविधान को, मेरे जुडिशियल सिस्टम को, मेरे मुल्क के, मुझे मौका देना चाहिए कि मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं बेगुनाह हूं कि नहीं हूं। उसके बाद अगर मेरा कन्विक्शन हो जाता है, जो सजा मुझे कोर्ट देगा वो सबको मंजूर होगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं नासिर लोन, बुरहान वानी, उमर खालिद, शर्जील इमाम, ये लोग कैसे आदर्श हो सकते? नहीं, आप कैसे एक ही नहीं, आप एक ही जो है कैटेगरी में कैसे डाल रहे हैं तीनों को? किसको? बुरहान वानी एक मिलिटेंट था, आप शर्जील इमाम और उसको कैसे डाल रहे हैं?
देश के नहीं, मैं डालने की नहीं, मैं तो सिर्फ पूछता हूँ जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात किया उसको किस कैटेगरी में डालें, आप बता दीजिए। नहीं हुआ है अभी, वो किस कैटेगरी में डालें? वो प्रूव नहीं हुआ है अभी। अरे तो निर्दोष भी नहीं साबित हुआ है भाई, वीडियो है और कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया बेल नहीं दे सकते हैं, और इतना ही नहीं है अगले 1 साल तक बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते दोनों, ये भी जान लीजिए। मिलना तो दूर की बात है। क्या शर्जील इमाम यहाँ उमर खालिद ने टुकड़े टुकड़े जो है लफ्ज बोला कि नहीं बोला? अच्छा, चिकन नेक को अलग करना क्या होता है राजीव जेटली? कहीं पे भी नहीं है राजीव जेटली। चिकन नेक को अलग कर देना क्या होता है? वीडियो को चिकन नेक को अलग कर देना क्या होता है? पहली बात। दूसरी बात है, ठीक है, दूसरी बात है कि ये बार बार राम रहीम के पीछे जाकर छिपते हैं। ठीक है, राजीव जेटली की बात कर रहे हैं, दिखा दीजिए, आप अभी प्ले कर दीजिए जिसमें शर्जील इमाम या उमर खालिद। देखिए विशाल, एक भी ऐसा व्यक्ति जो जेल में बैठा है, सॉरी राकेश जी, एक भी व्यक्ति ऐसा जो है जेल के अंदर बैठा है वो हाँ, सो एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप दोबारा शुरू कर देना अपनी बात। मैं केवल ये कह रहा हूं कि सार्वजनिक मंच के ऊपर एक स्ट्रेटजी बना करके बताया जा रहा है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको चिकन नेक को बंद करना है, कैसे आपको कश्मीर को अलग करना है, कैसे आपको डेमोग्राफी खराब करनी है। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर ये लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम लीडर हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीडर हम नहीं कह रहे हैं, जो इतना टुकड़े करने की बात कह रहा है, अगर उसको मुस्लिम लीडर की उपाधि दी जा रही है तो सोचिए कि मुस्लिम लीडर की सोच क्या हो सकती है। ये हमने नहीं कहा, इन्होंने कहा है। अगर ये इस बात को सोच सकते हैं तो आप सोचिए जो भावनाएं अंदर चल रही हैं वो कितनी देश विरोधी होंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पूरे देश के मुसलमानों को आतंकवादी डिक्लेयर करने वाले आप ही लोग हैं भाई। ऐसा नहीं है हमारे देश का मुसलमान जो देश के टुकड़े करना चाहेगा, लेकिन आप लोगों को वही मुसलमान पसंद है जिसने इस देश को नुकसान पहुंचाने की मुस्लिम शब्द कहां से लाया? ये अभी आपके पैकेज में दिखाया, नहीं, ये पैकेज के अंदर ही दिखाया। मैं बता देता हूं, आप ही के लीडर मैं फैक्ट चेक कर देता हूं, मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। एक मिनट राजीव जेटली, 30 सेकंड सुनिए नासिर लोन। सलमान सागर को मैं कोट अनकोट कर देता हूं, इसीलिए जो पैकेज चला करे उसमें सुना करिए। सलमान सागर आपकी पार्टी से विधायक हैं, वो कह रहे हैं उमर खालिद शर्जील किसी की आवाज तो है, उमर खालिद शर्जील मुस्लिम लीडर्स तो हैं, उमर खालिद शर्जील बिना ट्रायल के 5-5 साल से जेल में है। ये उनके बयान है, मैंने अपनी ओर से एक मात्रा तक नहीं लगाई। नहीं, तो उन्होंने मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने ये कब कहा कि वो मेरे मुस्लिम लीडर हैं? उन्होंने तो ये नहीं कहा। अच्छा, मेरे उनके, अच्छा बाकियों के उनके नहीं है। नहीं है। अरे भाई मुस्लिम लीडर तो आपके थोड़ी हुए थे, आपने सारे मुसलमानों के लीडर बता दिया। अच्छा, मतलब सलमान सागर के नहीं है, बाकियों के विचार ऐसे हैं। प्रॉब्लम है, अगर विचार होने से ही मुस्लिम लीडर हो जाता है तो सोचिए कितना खतरनाक लीडर हमारे सामने खड़ा होने वाला है। आपने इसको इस तरह पेश किया कि मैं कह रहा हूं कि वो मेरे मुस्लिम लीडर है, पहली बात। अच्छा, मतलब नहीं, एक चीज, ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, बस 10 सेकंड नासिर लोन 10 सेकंड। मतलब उमर खालिद शर्जील इमाम, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट प्लीज नासिर लोन, मतलब आपका ये कहना है कि उमर खालिद शर्जील इमाम, सलमान सागर और यहां पर बैठे नासिर लोन के लिए मुस्लिम लीडर नहीं है, बाकियों के लिए मुस्लिम लीडर है, आप दोनों के लिए नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं वही बोल रहा हूं ना, आप जो ये ट्विस्ट करते हैं ना, पहले तो आपने ये कहा कि उन्होंने कहा कि वो हमारे नेता हैं। हमारे नहीं, मैंने कोट अनकोट किया, उसमें हमारे शब्द का मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। कहिए बाइट दोबारा सुना दूंगा। और आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे नहीं है, बाकियों के हैं। आपके चैनल पे नहीं, आपके चैनल पे ये बात हुई, मुसलमान नहीं मानते, आपके चैनल पे ही ये बात हुई। उमर खालिद या सलमान सागर अपने आप को मुसलमान नहीं मानते क्या? मेरी बात सुनिए, राजीव जेटली 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं, 30 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। इस तरह से इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने, हमारे जुडिशियल सिस्टम ने, हमारी जुडिशरी ने पिछले 5 साल में एक जो है मेरे हिसाब से या बहुत लोगों के हिसाब से नाइंसाफी की है कि इन दोनों शख्स जो है, ये जो है क्या नाम है इसका, शर्जील इमाम और उमर खालिद, उन्हें जो है फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया। बहुत लोगों को लगता है ये जो है इनजस्टिस है, और वो रिलेट करते हैं। बहुत सारे लोग जिनके साथ जो है इनजस्टिस होती है वो रिलेट करते हैं इस चीज से, ठीक, और वो मानते हैं उन्हें। ठीक, आप रिलेट करते रहिए। 30 सेकंड राजीव जेटली, 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं। राजीव जेटली 30 सेकंड। ये जो राकेश भाई, ये जो 5-5 साल तक आतंकवादी जिंदा रहते हैं ना, इसके पीछे की वजह ही हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो है। हमारी खूबसूरती है कि कोई कितना भी बड़ा आतंकवादी, कितना भी बड़ा
जाहिल कितना बड़ा हत्यारा क्यों ना हो, उसे भी मौका मिलता है। ये जो ऑक्सीजन मिली है, ये ऑक्सीजन किसी और देश में आपको नहीं मिल सकती। ये ऑक्सीजन की गुंजाइश किसी आतंकवादी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान ने यह प्रावधान दिया है कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। अब ये देखिए, जिसने सरेआम सड़कों के ऊपर कत्ल किया, मुंबई के अंदर कितने सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई, उन आतंकवादियों को भी हमें खाना खिलाना पड़ा। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। अगर ऐसी ना होती तो उठा करके कुत्ते की मौत मारे जाते वो लोग। ठीक, उनको सड़क के ऊपर ही मार देना चाहिए ठीक। था। तौसीफ शाह, अगर ऐसा ना होता, तौसीफ शाह, अब रुक जाइए। नासिर लोन, नासिर लोन जरा सोच कर बताइएगा। एक मिनट में राजीव जी हो गया। नासिर लोन, अगली बार जब आऊंगा तो सोच कर बताइएगा। आपने कहा ना कि कोई डेजिग्नेट ना किया जाए उमर खालिद शर्जील इमाम को, तो क्या डेजिग्नेट उनको किया जाए, जरा सोच कर बताइएगा। आपका ज्ञान मैं सुनूंगा। तौसीफ भाई, पाकिस्तान का पानी बंद करने से इतनी परेशानी क्यों है? मतलब वो आतंकी भेजे, धर्म पुष्कर मरवा दे, तब सब ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका पानी बंद कर दें तो इससे दिक्कत है। पानी क्या जो मिलेगा सबको हथियार बनाए, क्या दिक्कत है इससे? देखिए, हमने आपको सपोर्ट किया था जब आपने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, उस समय हमने आपको सपोर्ट किया था, मगर आपने उसको बीच में रोक दिया। आपकी क्या मजबूरी रही होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या मजबूरी रही होगी, नरेंद्र मोदी साहब की क्या मजबूरी रही होगी? 2 दर्जन दफा 4 दर्जन दफा तक अभी तक ट्रंप ने बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। यानी ये जंग जो हुई थी ये अपनी मर्जी से नहीं हुई थी, ये हमारे बिग बॉस जो यूएस में बैठे हुए हैं उनकी मर्जी से हुई थी। दूसरा में ये नहीं बोलिए, 2 मिनट बात करने दीजिए पंडित जी, बीच में तो ना ये बीच में। अरे कोई बीच में नहीं आया, बोलिए। बस मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। सपोर्ट किया था हमको, किसको सपोर्ट किया था? मतलब हमने आपको सपोर्ट किया था। आप हैं कौन? क्या मतलब हमने आपको सपोर्ट किया? आप कौन है साहब? ना आप कौन सा ये रखते ताकत रखते बात करने की? आप किसको सपोर्ट किया था? आप बताइए ना, आप कौन है सवाल करने वाले? सामने क्या भाई, सामने एंकर बैठा है भाई, आपकी किसको जरूरत है? जाके इंडिया गेट के बदले कराओ, मुसलमानों के नाम लिखे हैं। ये क्या तरीका है? नहीं, एक मिनट, सबकी आवाज डाउन प्लीज। तौसीफ भाई, ये डिबेट का कार्यक्रम है, कोई भी बीच में बोल सकता है, लेकिन लंबा नहीं बोलेगा, उसके लिए मैं हूं यहां पर। अमित रैना को कुछ काउंटर करना था, आपने कहा सपोर्ट किया था, तो कोई एहसान कर दिया था क्या सपोर्ट करके? खैर, आपकी बारी, आप अपनी बात पूरी करिए। नहीं सर, प्लीज अपनी बात पूरी करिए। नहीं, सपोर्ट मतलब क्या है? क्या सपोर्ट के नाम से भी आपत्ति है आपको? नहीं, आपत्ति नहीं है, सपोर्ट भी दूसरी चॉइस भी होती है क्या? ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट नहीं करने की भी चॉइस थी क्या आपके पास? चाहते हैं आप यार? ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट नहीं करने की भी चॉइस थी क्या आपके पास? नहीं, मुझे बताइए कि अगर सपोर्ट किया तो आपत्ति, नहीं सपोर्ट करे तो आपत्ति। नहीं, अरे फिर वही बात है, मैं कह रहा हूं किसी कोई भी इंडियन हो यहां पर बैठा, क्या कोई भी कहेगा क्या कि ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट नहीं करने की भी चॉइस थी या नहीं भी कर सकते थे? ये बात नहीं है, अपनी बात पूरी करिए। जो जम्मू कश्मीर को इन्होंने एलिनेट किया है, वो बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, और ये अभी टीवी पर भी लेकर आ रहे हैं। आप इन्हें इस तरह बेवकूफ की तरह मौका दे रहे हैं बात करने का। सर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं बात कर रहा हूं, जस्ट लेट मी स्पीक। हाँ, बोलिए, स्पीक। ये जहां स्टॉप हुआ, जहां पर हमारा आपसे ये गुजारिश थी कि हमें अपना जो दूसरा कश्मीर है, जो आपने, जब हम आपके साथ जुड़े थे, जब हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े थे, ये मेरे पंडित जी के लिए स्पेशल सवाल है कि जब हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े थे तो हमने आपको जम्मू कश्मीर पूरा दिया था। आपने जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को बेट चढ़ा दिया, दूसरा आधा हिस्सा अपने चाइना को बेट चढ़ा दिया। आप वो वापस नहीं ला सकते। आप क्या हमें बात करेंगे? आप क्या संभालेंगे हमें? और दूसरा, मुझे यह बात बताइए आप कि हम चाह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में आप वो वापस लेकर आइए, हमें वो हिस्सा वापस चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। आप उसमें बार बार फेल हो रहे हैं। वो टॉपिक पर डिबेट नहीं करेंगे आपकी बाकी हिस्सा हमारा कब वापस आएगा जो आपसे नहीं हो पा रहा है। पर यहाँ ये हमारे पंडित जी बैठ के डिबेट करेंगे, आपने सपोर्ट किया तो कौन सा एहसान किया? अच्छा, तौसीफ भाई, आ रहा हूं फाजिल आपके पास, 1 मिनट और दे दीजिए, मालूम है लेट हो रहा है। तौसीफ भाई, तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, अमित रहना, एक मिनट। तौसीफ भाई, आपसे सवाल ये पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर रोककर गलती कर दी, तो भाई आपको मांग ये करनी चाहिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर फिर स्टार्ट करो। आप मांग कर रहे हैं कि पानी स्टार्ट करो, आप बता रहे हैं कि इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको तो सवाल करना चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों, फिर स्टार्ट करो। वो धमकी दे रहा है गर्दन काटने की, फिर मारो घुस के। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर से पहले से हम बोल रहे हैं हमें हमारा आधा हिस्सा वापस लाके दीजिए। पावर आपके पास, मैं आपकी इस मांग के साथ हूं कि पीओके जो उधर है उसको लेकर आइए,
तौसीफ, मैं आपकी इस मांग के साथ हूं, पीओके जो उधर है उसको लेकर आइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी नेता तो पानी देने की मांग कर रही हैं, आप यहां पर बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की मांग कर रहे हैं। आपकी नेता को मांग करनी चाहिए कि मूसा जो गर्दन काटने की धमकी दे रहा है, भेजो सैनिक उसका गर्दन काट के ले आओ। आप कह रहे हैं पानी दो, आप कह रहे हैं इंसानियत का पाठ पढ़ाओ। मूसा की बात अब मत कीजिए, मूसा को पब्लिसिटी चाहिए, वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो कुछ भी करेंगे। वो बात वहां आपकी नेता को क्या चाहिए? आप उन्हें जैसे जो लोग ये हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं, वो लोगों को आप डिबेट मत करिए उनसे, आप उनका ये बढ़ा नहीं, मैं डिबेट उस पर थोड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये मांग करनी चाहिए थी कि जो मूसा गर्दन काटने की धमकी दे रहा है उसका गर्दन काट के ले आओ। आप यहां पर कह रहे हैं पानी दे दो, ये कौन सी बात है भाई? देखिए, मैं जहां तक हम देखेंगे दोबारा एक बैक चैनल की टॉक स्टार्ट हुई है, जैसे डोवाल साहब ने अभी हाल ही में 6-7 महीना पहले बोला, दोबारा बैक चैनल टॉक शुरू हुई है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं, नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं, सामने आप हमें कहते हैं कि आप उनकी गर्दन काट के लाइए, और पीछे बैक चैनल पर आप लोग बात करते हैं। तो या तो आप बात करिए, अब फिर या तो आप उनकी आड़ में जाकर छिप जाइए। ठीक है, फाजिल अहमद, मांग क्या होनी चाहिए? कि वो मूसा जो गर्दन काटने की बात कर रहा है उसकी गर्दन काट के ले आओ, या फिर मांग ये होनी चाहिए कि नहीं, पाकिस्तान बेचारा है, इंसानियत का हवाला देकर पानी देने की बात होनी चाहिए? क्या मांग होनी चाहिए आपके हिसाब से? भाई, हमें क्या कहना है, हमारी सेना अपने देश की और नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई करनी है अच्छी तरह जानती है, हमें सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ शर्जील इमाम और खालिद की बात हो रही है। अब्दुल करीम टुंडा को जब पकड़ा था पुलिस ने, तो ऐसे ही स्क्रीन पर उछल उछल के 1 घंटे की चल रही थी डिबेट, और लोग कहते थे कि बहुत बड़ा आतंकवादी रैकेट पकड़ गया। क्या हुआ 19 साल के बाद? वो बेगुनाह बाइज्जत बरी हो गया। दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर को भी इसी देश में पकड़ा गया, क्या हुआ? बाइज्जत बरी हो गई। उसके बाद अब शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। आप कह रहे कि ये आधार है कि भाई उनके ऊपर चार्ज तगड़ा है। हम कह रहे अगर वो चार्ज उनके पास ज्यादा है तो जो 5 जिनको 5 को जमानत मिल गई, इसका मतलब कि वो बेकसूर थे। यदि वो बेकसूर थे तो उनको 5 साल क्यों रखा गया जेल में? तीसरी बात, एक बीजेपी के नेता ने कहा कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। दंतेवाड़ा में 181 जवानों को शहीद किसने किया था? मुसलमान ने किया था। वो कौन से लोग हैं? मोनू मासेर ने नाम पूछ के 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। वो कौन लोग थे भाई? मोनू मानेसर तो याद ही होगा, जिंदा जला दिया 3 मुसलमानों को नाम पूछ करके। उस पर बात क्यों नहीं करते? तीसरी बात, आप कह रहे कि हम लोग अदालती, हमारे देश के संविधान पे आपको आंख में गड़ रहा है कि कैसे ये संविधान इतना अच्छा बन गया। हम लोग तो नाथूराम गोडसे को भी खिलाए खाना, उसको भी तुरंत थोड़ी फांसी चढ़ाए थे। जो हमारे राष्ट्रपिता का हत्यारा था उसको भी हम लोग खाना खिलाए, 1 साल उसको कई साल जेल में रख करके खाना खिलाया, और तब उसको जो सजा मिली। तो हमारे देश के संविधान पर जब आप उंगली उठाते हैं तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को यही डर लगने लगता है आपके साथ जाने में कि आपको संविधान अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ये व्यवस्था सबके लिए है। हो गया, आपको जितना बोलना था आप सारे 181 बोलना था बोल दिया। आदिवासियों को पकड़ करके 5 साल जेल में। राजीव जेटली, 1 मिनट दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, और मेरी आदत है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं पलटकर फिर से सवाल पूछता हूं। आपको जितना बोलना था आपने बोल दिया, राजीव जेटली जवाब भी देंगे, लेकिन मैं सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि मांग क्या होनी चाहिए? कि ये मूसा जो गर्दन काटे की धमकी दे रहा है उसकी गर्दन लेकर आओ, या मांग ये होनी चाहिए कि पानी दे दो क्योंकि इंसानियत का हवाला? आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था ऑपरेशन सिंदूर के अलावा? मैं फाजिल आपसे पूछ रहा हूं कि सवाल क्या होना चाहिए? कोई खत्म कर रहे हैं। भारत सरकार से क्या मांग होनी चाहिए? कि ये मूसा जो गर्दन काटने की धमकी दे रहा है उसकी गर्दन लेकर आओ, या मांग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को पानी दे दो इंसानियत का हवाला देकर? क्या मांग होनी चाहिए आपके हिसाब से? राकेश पांडे जी, आपको उसकी गर्दन काट के तब डिबेट करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं थोड़ी नहीं सैनिकों की जाकर गर्दन काटूंगा भाई, सैनिकों का काम है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मांग क्या होनी चाहिए? सीना है ना आपका, मांग क्या होनी चाहिए? 56 इंच का सीना है। फाजिल अहमद, मांग क्या होनी चाहिए? फाजिल अहमद, मांग क्या होनी चाहिए? मूसा का गर्दन काटा जाए, या मांग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए? 56 इंच का टुटपुजिया आतंकवादी। अरे भाई, क्यों आपको दिक्कत हो रही है फाजिल अहमद? धमकी दे रहा है। नंबर 1 बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मांग क्या होनी चाहिए? काट के डिबेट करना चाहिए था। मैं पूछ रहा हूँ मांग क्या होनी चाहिए? तब डिबेट करते। मैं पूछ रहा हूँ मांग क्या होनी चाहिए? कि हम गर्दन काट के आए हैं। मैं पूछ रहा हूँ मांग क्या होनी चाहिए फाजिल अहमद? मांग क्या होनी चाहिए? आपने पानी देने की मांग या पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग? क्या मांग होनी चाहिए? सुनिए, दिल्ली में आके बम धमाका किए, एक भाई ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर रेगुलर कर दिया गया। और सुनिए,
450 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। फिर वही बात है, वो किस देश अपने अजीब हालत है भाई। पाकिस्तान को पानी देने की इतनी बेचैनी है यहाँ पर, बिजली भी पैदा पाकिस्तान को पानी देने की इतनी बेचैनी है, पानी मत दीजिए आप, अपनी बिजली भी तो बंद इतनी करके दिक्कत हो बैठे रही है, आप। बात बन रहा है। 450 इंटरनेशनल टेंडर था, मैं इसीलिए कहता हूं थोड़ी सी तैयारी किया करिए राजीव जेटली। अब बोलिए आपकी बात। 450 हो गया फाजिल अहमद, आप नहीं चूज कर पाए, 2 विकल्प आपको दिया था, आप चूज नहीं कर पाए कि आप किस विकल्प के साथ हैं। 10 मेगावाट की बिजली पाते हैं हम उससे, वो भी बंद करके रखे आप। देखिए राकेश भाई, एक बात को देखिए, मेगावाट, गीगावाट, एमएलडी, सीएलडी, सीएचपी, सारी डिबेट चली गई, लेकिन जहां से आपने शुरुआत करी थी वहां पे नहीं आ पाए, क्योंकि पार्टी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि आपने उन आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द मुंह से नहीं निकालना। आपने जो देश को टुकड़े करना चाहते हैं उनके बारे में एक बात आपने किसी भी मंच पर नहीं रखनी। ये पार्टी की हिदायत है, पार्टी की नीति है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो उनके साथ जुड़ी है वो हो। ठीक है, अब ये सोचिए कि जिनके विचार ऐसे होंगे कि प्रवक्ता की मजबूरी है, इसलिए वो बार-बार। ठीक है, मुझे रोकना पड़ेगा, समय इतना ही है। फाजिल अहमद, थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन करते हुए कि इंटरनेशनल टेंडर था एनएचपीसी की ओर से चिनाब पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का, और पिछले दिनों पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखो सिंधु जल समझौता है, फिर भी भारत बात बना रहा है। तो थोड़ा सा सर तैयारी कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।